गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 17 बेटा। और आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 17 है हमारा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हम स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो लास्ट में आएगा हमारा। तो हमारा चैप्टर का नाम है बेटा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आता है नाइट स्काई। नाइट स्काई का मतलब है कि जब हम रात को, बेटा आपने देखा होगा ना, कई बार रात को जब हम छत पे जाते हैं और आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत ही क्लियर दिखता आसमान, कई बार क्लियर नहीं दिखता, ठीक है। जब आसमान क्लियर दिखता तो उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, जैसे हम मून देख पाते हैं, स्टार्स देख पाते हैं, कई बार प्लैनेट्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है रात को आपको दिखाई देते हैं जब आसमान क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। और क्या आपको पता है कि गांव में तो आसमान बहुत क्लियर होता है, जब हम छत पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन शहरों में हम उतना क्लियरली नहीं देख पाते चीज़ों को, है ना। यानी कि जब हम बहुत ही बड़े शहर में रह रहे हैं तो जब हम रात को छत पे जाएंगे तो इतनी क्लियरली ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी आपको, ठीक है। और आपको पता है जो जितने भी रात में जो जो भी ये ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से मून सबसे ज़्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। यानी कि मून जो होता है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा नाइट स्काई में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस स्लाइड के अंदर, देखो द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। The brightest object in the night sky, the stars, the planet, moon and any other object in the sky are called celestial objects। यानी कि जो भी रात में हमें आसमान में चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो मून्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, उनको हम बोलते हैं बेटा सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं उनको? सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात को आसमान में दिखाई देते हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और देखो इसमें आगे बता भी रखा है, इन विलेजेस वी कैन सी ए क्लियर स्काई बट इन सिटीज़ बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन द बिग सिटीज़ इज़ रियली क्लियर। उसके बाद आता है बेटा कि जो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो जो स्टडी होती है इनकी या इससे जुड़े हुए फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। यानी कि एस्ट्रोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और आपको पता है बेटा कि जो लोग इसकी स्टडी करते हैं या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स। यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स क्या हो जाएंगे? ऐसे लोग या ऐसे पीपल जो किसकी स्टडी करते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। और इनकी स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो ये तो था आपका बेटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। उसके बाद आता है बेटा हमारा मेन जो फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड मून। मून एंड इट्स फेजेज। आप सभी को चंद्रमा, मून क्या होता है? चंद्रमा। सभी ने देखा ना चंद्रमा को। तो चांद अभी हमने पढ़ा था, चांद क्या होता है? आसमान में नाइट स्काई में सबसे चमकता हुआ, ठीक है, यानी कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो ऊपर आया भी था, मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम कहें कि नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्काई में, तो क्या आएगा? चंद्रमा, मून। आपको पता है, आपने मून को डेली ऑब्जर्व किया होगा, मून की शेप जो है अलग अलग दिखती हैं डेली हमें। कभी वो फुल मून दिखेगा, कभी हाफ दिखेगा, कभी हाफ से ज़्यादा दिखेगा, कभी हाफ से कम दिखेगा। तो इनको हम बोलते हैं बेटा मून की फेजेज। तो यही टॉपिक अब हम करने वाले हैं, द मून एंड इट्स फेजेज, ठीक है, द मून एंड इट्स फेजेज। अब देखो ये फेजेस दिखा रखे हैं इसमें, लेकिन पहले ऊपर हम देखो, द डे ऑन विच द वोल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। यानी कि देखो ये देखो यहाँ पे ये है फुल मून, यानी कि वो दिन जब हमें चंद्रमा की फुल डिस्क दिखाई देती है, यानी कि फुल चंद्रमा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून डे। और इधर देखो इसके अपोजिट, यानी कि ऐसा दिन जहाँ जब चंद्रमा क्या होता है, बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे। उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून डे, ठीक है। तो द डे ऑन विच द वोल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। उसके बाद देखो, देर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। यानी कि
फुल मून के बाद क्या होता जाता है कि इसका जो ब्राइट पार्ट है वो थिन होता जाएगा। जैसे यहाँ देखो ये थिन हो गया थोड़ा सा, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ से भी कम हो गया, फिर ये न्यू मून आ गया, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है ब्राइट पार्ट वो क्या होता जाता है, थिन होता जाता है। और उसके बाद क्या होता है 15th डे पे ये मून जो है हमें विजिबल नहीं होता, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यू मून डे। यानी कि ये तो है फुल मून डे आपका, और ये है आपका न्यू मून डे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि न्यू मून डे के अगले दिन फिर क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन जो है मून का फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। फिर अगले दिन फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, फिर बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसे करके फिर से 15 दिन बाद वो आपको फुल मून दिखाई देगा। यानी कि इधर देखो कि ये तो है कि फुल मून से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, न्यू मून की तरफ। यानी कि ब्राइटेस्ट पार्ट इसका क्या होता जा रहा है, थिन। फिर न्यू मून डे आया, न्यू मून डे के बाद फिर चंद्रमा हमें थोड़ा सा दिखेगा, फिर और ज़्यादा दिखेगा, फिर और ज़्यादा, फिर 15वें दिन के बाद फिर से क्या हो जाएगा, फुल मून। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक फुल मून डे और जब दूसरा फुल मून डे आता है तो उसके बीच में लगभग 30 डेज़ का आपका डिफरेंस होता है। तो इसको हम एज एक मंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, मंथ। तो जो ये चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती हैं, चंद्रमा की अलग अलग शेप होती हैं जो अलग अलग दिनों पे हमें दिखाई देती हैं, इसी को बोलते हैं बेटा फेजेज ऑफ मून। इसी को क्या बोलते हैं, फेजेज ऑफ मून। देखो इसमें देखो लास्ट लाइन में, द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेज ऑफ द मून, ठीक है। और आपको पता है कि जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम होता है और घटता हुआ क्रम होता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है और घटता हुआ क्रम है, ठीक है। और इसकी जो शेप होती हैं उन शेप के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मान लो बिल्कुल लेस देन हाफ को हम बोलेंगे क्रीसेंट, उसके बाद मोर देन हाफ को तो हाफ ही बोलेंगे या फर्स्ट क्वार्टर बोल सकते हो आप। मोर देन हाफ को हम क्या बोलते हैं, गीबस शेप बोलते हैं। कौन सी शेप, गीबस, ठीक है। तो चाहे वो घटते हुए क्रम की हो चाहे वो बढ़ते हुए क्रम की हो, गीबस, हाफ मून भी बोल सकते हो और क्रीसेंट, ठीक है। ये शेप होती हैं अलग अलग, और ये अलग अलग जो है इन शेप्स को हम बोलते हैं, जो शेप की जो मून की जो अलग अलग फेजेस होते हैं इन्हीं को बोलते हैं मून की डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। उसके बाद मून के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। मून यानी कि आप सभी जानते हो चंद्रमा। चंद्रमा हमारा क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, सभी जानते हैं। अर्थ के कितने नेचुरल सैटेलाइट है, ओनली वन। क्या नाम उसका, मून, ठीक है। तो इसलिए अर्थ का सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है ये, ठीक है। तो अर्थ के बारे में हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, ठीक है। तो इसलिए जो मून होता है, एक चंद्रमा होता है, वो एक बड़ा ही फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है हम सब के लिए। यानी कि हमें सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि मून के बारे में और बहुत कुछ जानने की। तो इसमें देखो कि मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। आप सभी को पता है हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं बेटा जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे स्टार्स हैं, ल्यूमिनस हैं, ठीक है। लेकिन क्या मून के पास अपनी खुद की लाइट है, नहीं। मून तो किसकी हेल्प से चमकता है, सन की हेल्प से, ठीक है। तो मून की अपनी लाइट नहीं होती, तो इसलिए जो मून है बेटा अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन ल्यूमिनस में, नॉन ल्यूमिनस में। लेकिन जो सन है और बाकी स्टार्स हैं किस कैटेगरी में आएंगे, ल्यूमिनस में। तो कहने का मतलब ये क्या है, मून क्या है, अपना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। यानी कि जब सूर्य की प्रकाश या सूर्य की लाइट इस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, इसलिए हम मून को देख पाते हैं, जबकि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। देयरफॉर वी सी ओनली ए पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, ठीक है। मून completes one rotation on its axis as it complete one revolution around the earth, ठीक है। आप सभी को पता है बेटा कि एक जब वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है उसको तो हम बोलते हैं रोटेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है तब हम बोलते हैं उसको रिवोल्यूशन। तो मून किसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के। किसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के। तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो वो हुआ उसका रिवोल्यूशन, और जब वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमता है वो होता है उसका रोटेशन। वो क्या होता है, उसका रोटेशन, ठीक है। अब देखो मून के सरफेस के बारे में, मून का सरफेस, ठीक है। ये देखो मून का सरफेस आपको दिखा भी रखा है, कैसा है, गड्ढे 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 लग रहे हैं मून के सरफेस पे, है ना। तो क्या होता है देखो
When astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. आप क्या बता सकते हैं बेटा, सबसे पहले जो आदमी गया था मून पे वो क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, वेरी गुड। क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या था? पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, तो कब गए थे आप सभी को पता है वो गए थे 21 जुलाई 1969। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जो चंद्रमा का जो सरफेस होता है कैसा होता है बेटा? डस्टी और बैरन। ठीक है, बैरन होता है जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, जहाँ पे बंजर भूमि होती है। ठीक है, उसके बाद है देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। क्रेटर्स होते हैं बेटा गड्ढे। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर क्या है? अलग अलग साइज के अलग अलग गड्ढे हैं। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, स्टीप्स और माउंटेन भी हैं इसके सरफेस पे। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ। यानी कि कुछ माउंटेन या कुछ स्टीप्स तो इतने ज़्यादा बड़े हैं जितना कि हाईएस्ट माउंटेन अर्थ पे। उसके बाद ये देखो, इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई है, ऑन 21 जुलाई 1969, ठीक है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। यानी कि उसके बाद सेकंड कदम किसने रखा था? यानी कि सेकंड आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था? एडविन एल्ड्रिन। जो नील पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो ये है मून का सरफेस। यानी कि कहने का मतलब ये है, मून का सरफेस कैसा है? क्या आप बता सकते हो मून का सरफेस कैसा है? Ma'am, the moon surface is barren. Barren, very good. And Dusty. dusty and there are very high peaks. हाँ, हाई स्टीप्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आता है हमारा स्टार्स के बारे में। यानी कि अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? मून के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अभी जैसे स्टार्स के बारे में आप सभी को थोड़ा सा तो पता ही है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्स जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्यों है ल्यूमिनस? क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है। यानी कि स्टार्स क्या करते हैं? अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कितने स्टार्स होते हैं हमारे आसमान में? करोड़। अनगिनत, यानी कि अनकाउंटेबल। ठीक है, अनगिनत स्टार्स होते हैं जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है, और देखो, अब देखो, स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। यानी कि वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सन इज ऑल्सो ए स्टार। आप सभी को पता है सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सन भी क्या? एक स्टार्स है। देखो, द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर अवे देन दी सन। यानी कि जो स्टार्स होते हैं सन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं। यानी कि सन तो हमें कितना बड़ा दिखता है ना, लेकिन बाकी जो स्टार्स दिखते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है हमसे या अर्थ से। ठीक है, और सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? सन का डिस्टेंस है अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है सन के बाद वो है अल्फ़ा सेंचुरी। क्या है वो? अल्फ़ा सेंचुरी। इसका कितना डिस्टेंस है बेटा, कोई बता सकता है? अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस कितना है अर्थ से? कोई बता पाएगा? कितना है? 4 × 10⁻13 किलोमीटर। कितना है? 4 × 10⁻13। इसको देख लेना, यहाँ पे क्या है? 4 × 10⁻13 किलोमीटर। उसके बाद क्या इतना ज़्यादा डिस्टेंस को हम किलोमीटर में एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए इनके लिए एक अलग से यूनिट ली जाती है, यानी कि अलग से यूनिट होती है इनको मापने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ये देखो, लाइट ईयर। यानी कि लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर होती है बेटा कि कि जो लार्ज डिस्टेंस होता है, जैसे दो प्लैनेट्स के बीच में या सन और स्टार्स के बीच में या सन और अर्थ के बीच में, वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं, उनको हम किलोमीटर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको क्या करते हैं? हम दूसरी यूनिट में मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, उसके बाद देखो, देयर इज एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। इट डज नॉट अपीयर टू मूव। यानी कि एक स्टार जिसको हम नॉर्थ साइड में मिलेगा आपको, क्या बोलते हैं उसको? पोल स्टार। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुव तारा। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में मिलेगा। ये सन के रोटेशन एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है बेटा, इसलिए ये आपको घूमता हुआ नज़र नहीं आता। आपको पता है ना? क्या, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, क्या स्टार सच में मूव करते हैं? बताओ, No. क्या स्टार सच में मूव करते हैं? No.
हाँ, स्टार्स सच में मूव नहीं करते, लेकिन क्या है कि ये हमें अपीयर होते हैं मूव करते हुए, हमें घूमते हुए नज़र आते हैं। कहाँ से कहाँ घूमते हुए? अपने साथ पूर्व से as पश्चिम, usual। यानी कि स्टार्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं? पूर्व से पश्चिम। लेकिन एक्चुअल में स्टार्स मूव नहीं करते बेटा, हमारी अर्थ मूव कर रही है। और अर्थ भी कैसे मूव कर रही है? पश्चिम से पूर्व। इसलिए जो स्टार्स हैं वो अपीयर होते हैं कि दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, जैसे हम कई बार गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, गाड़ी हमारी जा रही है, जैसे हम बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं तो वो जा रही है, तो रास्ते में जो पेड़ आते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वो हमें पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। तो क्या सच में वो भाग रहे हैं? नहीं, हालांकि हम चल रहे हैं इसलिए वो पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही हम, क्योंकि अर्थ पे हैं और हमारी अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, तो अर्थ के मूवमेंट की वजह से ऐसे लगता है जैसे स्टार्स मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी स्टार मूव नहीं करता। स्टार्स जो अपनी जगह पे क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और आपको पता है ये जो पोल स्टार है बेटा, ये मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के रोटेशन एक्सिस पे सिचुएटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? नदरन हेमिस्फीयर में मिलेगा। ठीक है, कि कहाँ पे मिलेगा? नदरन हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन होता है बेटा कि जैसे कुछ स्टार्स होते हैं ना, क्या होता है कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप में जब उनको देखते हैं ना, हमें कोई ना कोई वो शेप दिखती है उनकी अलग से, यानी कि रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है वो, यानी कि द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप। यानी कि कुछ स्टार्स ग्रुप में होते हैं, जब उनकी एक अलग से रिकॉग्नाइजेबल शेप दिखती है उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, आप कॉन्स्टिलेशन को आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे नाइट स्काई में। ठीक है, लेकिन नाइट स्काई वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि नाइट स्काई क्लियर कहाँ पे मिलेगी आपको? गांव में। ठीक है, गांव में, क्योंकि व्हीकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते, पोल्यूशन भी कम होता है, तो इसलिए जब रात में हम गांव में होते हैं, रात में ऊपर छत पे जाते हैं तो हमें क्लियर स्काई दिखाई देता है, तो आप आसानी से कॉन्स्टिलेशन को वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिलेशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाइट स्काई में। अब इसके लिए आपको पता है नाइट स्काई कैसी होनी चाहिए? वो क्लियर नाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन दैट यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर। यानी कि एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है बेटा जिसको हम बोलते हैं उर्सा मेजर। ये अब जैसे समर सीजन चल रहा है तो समर के टाइम ये आपको दिखाई देगा उर्सा मेजर। ठीक है, तो उर्सा मेजर की शेप कैसी होती है? जैसे कि ग्रेट बियर भी बोलते हैं। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। इट अपीयर्स लाइक ए बिग लैडल और ए क्वेश्चन मार्क। बिग लैडल या क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है। जैसे सपोज ये मैं आपको दिखा देती हूँ साथ के साथ, ये देखो ये वाला है हमारा ग्रेट बियर या उर्सा मेजर। ठीक है, सप्तर्षि तारा भी बोलते हैं इसको। सप्तर्षि तारा क्यों? क्योंकि 7 स्टार्स इसमें चमकते हुए नजर आते हैं। ये देखो 4 तो ये आप ये बोल, ये जैसे बाउल होता है या लैडल होती है, कड़छी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टार्स तो यहाँ पे हैं, 3 ये इसके इधर हैं, तो ये 7 प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। तो ग्रेट बियर की तरह, यानी कि इसकी अगर शेप हम वो करेंगे तो ग्रेट बियर की तरह लगेगा, इसलिए इसको ग्रेट बियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। इसी को हम उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? सप्तर्षि। इसको क्या बोल सकते हैं? सप्तर्षि तारा। ये हमें कब दिखाई देगा? समर सीजन में, यानी कि अब आप इसको देख सकते हो आराम से। ठीक है, अब आप इसको आराम से देख सकते हो। उसके बाद जो अगला जो हमारा कॉन्स्टिलेशन है वो है बेटा ओरियन। ठीक है, पहले इसकी शेप देख लो ओरियन की। इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है? ओरियन यानी कि हंटर जैसी शेप, जैसे कोई शिकारी किसी का शिकार कर रहा है। ठीक है, हंटर जैसी, यानी कि ये जो बीच में 3 स्टार्स हैं ये बेल्ट ऑफ हंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपर बॉडी ऑफ द हंटर, ये लोअर बॉडी। ठीक है, ये लोअर बॉडी। तो इसमें भी 7 और 8 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन जिसको हम बोलते हैं ओरियन। ये कब दिखाई देगा आपको? विंटर सीजन में, यानी कि ये अब नहीं दिखेगा आपको, विंटर सीजन में दिखता है, लेट नाइट में वो भी। ठीक है, उसके बाद जो आपको पता है, जो ये ग्रेट बियर दिखाया था बेटा, ग्रेट बियर यानी कि जो उर्सा मेजर था, इसकी हेल्प से हम पोल स्टार का पता लगा सकते हैं, और ओरियन की हेल्प से हम सीरियस स्टार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करो बेटा, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, ओके, इतना पढ़ के आना ये सारा, यानी कि आप देखो आज हमने क्या क्या किया है, एक बार इसका रिवीजन रिव्यू ले लो।
स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में हमने शुरू किया था। नाइट स्काई यानी कि जो स्काई में हमें नाइट स्काई में जो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं उनको हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और ऐसे लोग जो इनकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। आपको पता है नाइट स्काई में मून जो है वो ब्राइटेस्ट होता है। फिर मून और उसकी फेजेस के बारे में पढ़ा। अलग अलग जो शेप देखते हैं मून की हम डेली, उनको क्या बोलते हैं, फेजेस बोलते हैं। मून के सरफेस के बारे में पढ़ा, कैसा होता है, बैरन, डस्टी, स्टीप्स एंड माउंटेन्स होते हैं। और उसके बाद जो है मून पे सबसे पहला व्यक्ति कौन गया था, उसके बाद कौन गया था, उसके बाद स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टिलेशन में हमने सिर्फ 2 पढ़े हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना कर लेना बेटा, बाकी हम कल करेंगे।